1767 में एक एक्ट पास हुआ, उसको कहते हैं टाउनशेंड एक्ट। इस टाउनशेंड एक्ट में क्या हुआ कि जितने भी टैक्सेस खत्म किए गए थे सारे के सारे रिवाइज कर दिए। इंपोर्ट कर रहे थे यूके से, उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर टैक्स डबल कर दिया, जैसे सीमेंट होता है, एल्यूमिनियम होता है, गिलास होता है। तो उसके बाद ये तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब क्वार्टरिंग एक्ट पास हुआ था तो यहाँ पे ये था कि सारी स्टेट ने मान लिया था कि ठीक है, हम लोगों को अपने घरों में रहने के लिए अलाउ करेंगे। सिर्फ एक स्टेट थी, न्यूयॉर्क, जिसने अलाउ नहीं किया था कि मेरी स्टेट कोई बंदा नहीं रहेगा। कल कर दिया गया था, ऊपर नाम लिखा भी हुआ टाउनशेंड एक्ट। अब यहां से एक मैं कनेक्शन बना रहा हूं, दोनों के दरमियान कनेक्शन बना रहा हूं, वो समझना। जब सिर्फ एक राइट था टैक्स लगाने का, टैक्स लगा नहीं था, सिर्फ एक राइट था टैक्स लगाने का, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जब वाकई टैक्स लग जाएंगे तो वो बर्दाश्त होंगे? कभी भी नहीं। अब जो है प्रोटेस्ट और भी ज्यादा सवेयर हुए। अब प्रोटेस्ट इतने सवेयर हुए कि ब्रिटेन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फायरिंग करनी पड़ती थी। ये कि बॉस्टन में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो यहाँ पे फायरिंग हुई और यहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए। उस इवेंट को कहते हैं बॉस्टन मैसेकर। ये वो मकाम था जिसे कहते हैं वाटरशेड मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन हिस्ट्री। एक हमारा भी हुआ था ना जलियांवाला बाग, जिसमें कुछ 450 लोग मारे गए थे, बदले में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। एक यहाँ पे भी मैसेकर हुआ, ये भी हुआ कत्लेआम, लेकिन लोग पता कितने मारे गए? सिर्फ 5। और उन्होंने कहा ओए होए जाती हो गई हमारे साथ, कत्लेआम हो गया। ये होता है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, किसी कौम की निशानी होती है। एक रेमंड डेविस को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा यूएस वाज मूव। सिर्फ 5 लोग मारे गए, कहा कि बॉस्टन मैसेकर हो गया। और इतने प्रोटेस्ट किए कि यूएस को नी डाउन आना पड़ा। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर था यूके का, लॉर्ड नॉर्थ ने यहाँ पे जितने भी टैक्सेस लगे हुए थे सारे के सारे रिमूव कर दिए। इवन डेक्लेरेटरी एक्ट भी रिमूव कर दिया। So from 1770 to 1773 हालात तकरीबन ठीक रहे। प्रोटेस्ट होते थे लेकिन कम होते थे, बिकॉज अब कोई भी टैक्स नहीं था। ठीक है। अच्छा, तुमको थोड़ी सी इंडो पाक हिस्ट्री पता है? थोड़ी सी तुम्हें पता है रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं है? अच्छा चलो बाल ठीक है, फिर नहीं आड़ी तो फिर ठीक है। देखो सीन ये हुआ था कि 1773 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इधर थी हमारे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन हो गई थी। अब ये भी ये इसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जाके इंडो पाक हिस्ट्री रिवाइज करना भी, तुम बड़ी ना डॉट कनेक्ट होंगे, तुम्हें बड़ी समझ आएगी। 1773 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत करप्ट हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी क्राइसिस फेस कर रही थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बूस्ट देने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को यूके ने बूस्ट देने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम एशिया से 90,000 पाउंड की टी खरीदो। और वो टी, अच्छा मैंने अभी तक कहीं भी पीछे मैंने यूएस का वर्ड यूज नहीं किया, बिकॉज अभी यूएस नहीं बना। अभी क्या है? कॉलोनी
अमेरिकन वर्ल्ड में। मैंने एक दफा भी पीछे कहीं यूएस का वर्ड यूज नहीं किया होगा, सो बी वेरी केयरफुल। उन्होंने कहा टी लो, और ये टी जो है वो अमेरिकन कॉलोनीज में लेकर आओ। ये कहा कहां पे? इंडिया में। और इधर क्या कहा? कॉलोनीज में क्या किया? यहाँ पे एक्ट पास किया, टी एक्ट 1773 में। इस टी एक्ट में ये कहा गया कि ये कौन थे गिलगित बल्तिस्तान वाले जियाले? ये बॉस्टन मैसेकर में गोलियां कौन खाएगा? सीने पे या सर में खाओगे? माथे पे गुनेद हैं, शहीद होगा, फिर हम भी कहेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। वाओ, इधर एक्ट पास किया 1773 में, टी एक्ट, ठीक है। 1773 में टी एक्ट पास किया और कहा, इस टी एक्ट में 2 पॉइंट्स थे कि आज के बाद जो टी खरीदनी है वो खरीदनी है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से, और टी के ऊपर जो टैक्स है वो डबल कर दिया। टी खरीदनी है किससे? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से, और टी के ऊपर जो टैक्स है वो डबल कर दिया। अब आप खुद सोचो कि जब एक कंपनी से टी खरीदनी है और लोगों को बाउंड कर दिया कि खरीदनी भी उसी से है, और उसके ऊपर टैक्स क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया, तो जाहिर बात है इसको तो क्या मिलना था? इस कंपनी को बूस्ट मिलना था। लेकिन एट विच कॉस्ट? एट विच कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ द अमेरिकन कॉलोनिस्ट। यानी आओ आप अमेरिकन से नफरत करें, आपको हक है, बट they were the nation, they are the nation। उन्होंने कहा कि ये जो टी के ऊपर हमने टैक्स देना है, ये तो पता नहीं हमने देना है कि नहीं देना। ये टी के ऊपर हमने टैक्स देना है, वो तो पता नहीं हमने देना है कि नहीं देना। हमने ये टी ही यहाँ पे नहीं आने देनी। We will not allow this tea to come in this American colony। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये जो टी थी, ये जो मैसाचुसेट एक कॉलोनी थी, इस मैसाचुसेट का जो कैपिटल था, जैसे लाहौर पंजाब है ना, पंजाब का कैपिटल है लाहौर, उस तरह मैसाचुसेट को जो कैपिटल था वो था बॉस्टन। और बॉस्टन एक हार्बर है, मतलब इधर अटलांटिक पे है। तो ये जो शिप थे ये बॉस्टन पे आए, और यहां से टी हो रही थी अनलोड। यहाँ पे सैमुअल एडम के लोग पहुंचे, उन्होंने अपना लिबास चेंज किया, क्लोथेस चेंज किए, और कहा कि हम भी अनलोडिंग वाले जो हैं वो मजदूर ही हैं। इन्हें कैमोफ्लेज किया, गए शिप में, और 90,000 पाउंड की टी समंदर में फेंक दी, अटलांटिक में फेंक दी। और इस इवेंट को यूएस हिस्ट्री में कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी से बनती है कौमें, ठीक है ना। तो ये जो टी पार्टी थी ये मछलियों ने एंजॉय की थी, ठीक है ना। फिश ने टी मिक्स्ड विद वाटर ऑफ अटलांटिक ओशन। समझ आई बात बच्चों? ओके। तो 73 देने के लिए एक्ट पास किए, उनको यूएस सिस्टम में कहते हैं इनटॉलरेबल एक्ट्स, बिकॉज नहीं आओ ये अब औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर हो गए थे, ठीक है। जी वतन यार रोशन में फेंक दी सारी टीम, अब ये कुछ औकात से ज्यादा ही बाहर हो रहे थे, तो उनको सेट करने के लिए एक्ट पास किए इनटॉलरेबल एक्ट्स। अच्छा, इन इंटॉलरेबल एक्ट्स में क्या था?
इन इंटॉर्डेबल एक्ट्स में ये था यहाँ पे सीन ये हुआ कि माफ हुए थे 1773 में, वो टैक्सेस रिवाइज हुए और जो बोस्टन की पोर्ट थी उसको बंद कर दिया। देखो ना, ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि उन्होंने तो उसी साल ये पास किए इमरजेंसी में। बोस्टन पोर्ट को क्लोज कर दिया उन्होंने और कहा कि जितने भी टी के डैमेजेस हैं वो पैसे तुम कहा कि कॉलेज वाले देंगे। अच्छा, ये ना चौथे पॉइंट को समझने के लिए ना पहले ये एनालिसिस समझो। आपने कभी ये सोचा है कि लियाकत अली खान के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद कौन था? चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली के बाद कौन था? मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा के बाद पांचवा कौन था? हुसैन शहीद सोहरवर्दी। छठा कौन था? फिरोज खान नून, सॉरी आया चंद्रीगढ़। सातवां था फिरोज खान नून। ये सारे लोग पता कैसे चेंज हुए हैं? ऐसे ऐसे, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। यहाँ पे नेहरू की एक बड़ी गंदी सी स्टेटमेंट भी है जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता तुम लोगों के साथ। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि यहाँ पास कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी नहीं। मुस्लिम लीग के पास कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी नहीं। ठीक है, इसको मैं एक और कंटेक्स्ट में भी समझाता हूँ। देखो, 1857 की जब हमारी आजादी की जंग हुई तो कहते हैं कि जिस दिन ये जंग शुरू होनी थी उससे 10 दिन पहले ये जंग शुरू हो गई और असम वालों को पता नहीं है दिल्ली में क्या हो रहा है, लाहौर वालों को पता नहीं है बंगाल में क्या हो रहा है। जिसका जिधर मुंह आया उसने उधर उठा लिया और ये जंग जो है हम करोड़ों लोग होके चंद हजार के सामने हार गए। लेकिन अब यूएस के कंटेक्स्ट में देखो, यही बात यूएस के कंटेक्स्ट में कि जैसे ही कोई टैक्स लगा उसके अगेंस्ट बड़ा सिस्टमैटिक रिएक्शन। जैसे ही कोई टैक्स लगा उसके अगेंस्ट सिस्टमैटिक रिएक्शन, टैक्स लगा सिस्टमैटिक रिएक्शन। इसकी जो वजह थी यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहां पे मिलती थी कि जब भी कोई टैक्स लगता था तो हर कॉलोनी के अंदर एक टाउन हॉल था। उस टाउन हॉल में ये लोग मीटिंग करते थे और प्रॉपर प्लान करते थे कि अब हमने नेक्स्ट किस तरह डील करना है। तो यूके को इन टाउन हॉल्स का पता था। यूके ने क्या किया कि जो लोकल लेजिस्लेचर थी उसको सारी को खत्म कर दिया और टाउन हॉल्स में जो मीटिंग्स होती थी उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। मतलब सारी कॉलेज को एक किस्म का लॉकडाउन कर दिया। So in 1775 ये लोग दोबारा मिले और इन्होंने अपनी पहली कांग्रेस बुलाई जिसको कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इसके अंदर उन्होंने वॉर नहीं लड़ी, वॉर का कोई मुतालबा ही नहीं है जंग इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अंदर। इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अंदर आजादी का, इंडिपेंडेंस का कोई मुतालबा ही नहीं था। ठीक है बच्चा, लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन था। सिर्फ
किंग को पिटिशन की, जो वहां पे यूके का किंग था उसको पिटिशन की कि ये जो कुछ आपने किया है, बॉस्टन पोर्ट खोल दें और हम इतने टैक्सेस नहीं दे सकते, ये रिलैक्स कर दें, हमारे टाउन हॉल्स खोल दें। यहाँ पे कॉलोनिस्ट ने 1775 में एक फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई। उसके अंदर ये है कि ना उन्होंने वॉर की बात की यूके के साथ और ना ही अपनी इंडिपेंडेंस की बात की, सिर्फ किंग को पिटिशन की कि जो कुछ आपने 1773 में इंटॉलरेबल एक्ट में किया है वो रिवर्स कर दे। तो किंग ने बजाय इसको ऑन करने के कि उल्लू के पट्टो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने इकट्ठे नहीं होना, तुमने पूरी कांग्रेस बुला ली है। उसने कहा कि ये जो कांग्रेस है ये कांग्रेस ऑफ ट्रेटर्स है और तुम लोग धोखेबाज हो, तुम लोग प्यार की जबान समझते ही नहीं हो। तो बच्चों, यूके ने इन कॉलोनिस्ट के साथ प्रॉपर वॉर शुरू कर दी। नाम है उसको कहते हैं लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड। तो उन्होंने प्रॉपर लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड के मकाम से अगेंस्ट द यूके एक वॉर स्टार्ट कर दी। उस वॉर का इम्पैक्ट ये हुआ कि 1776 में 76 एक सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई। बाय यूके। मैंने ये बताया, कॉलेज ने तभी स्टार्ट ही नहीं की। एक सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई यूके की आर्मी ने। यार, इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में यहाँ पे उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई। उस गवर्नमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट इन कांग्रेस असेंबल्ड ये गवर्नमेंट बनाई। उस गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई और यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने जॉर्ज वाशिंगटन को अपना आर्मी चीफ बनाया। तो प्यारे बच्चों, ऑन 4th जुलाई 1776 इन्होंने अपना डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पास किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है और कहा कि आज के बाद हमारा यूके से कोई भी लेना देना नहीं है। हम यूके को व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टा पे हर जगह से ब्लॉक कर रहे हैं और अपने व्हाट्सएप की ब्लू टिक्स भी ऑफ कर रहे हैं। आज के बाद ये मैसेज करेगा तो हम सीन भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो ऑन 4th जुलाई उन्होंने कहा कि आज के बाद वी आर नॉट द कॉलोनीज स्टार्ट की है। बिकॉज इस बात को इस तरह समझ आएगी कि अभी कॉलेज वालों ने तो वॉर शुरू नहीं की।
वॉर स्टार्ट हुई है 1775 में। अभी कॉलेज वालों ने वॉर स्टार्ट ही नहीं की, ये बाद में वॉर स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ ये बाद में, ठीक है। जी जी ऐसे ही है। अच्छा, उन्होंने कहा आज के बाद हम 13 कॉलोनीज नहीं है, बल्कि हम क्या हैं, हमारा यूके से कोई रिलेशन नहीं है, आर द 13 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो जो फ्लैग वाली बात है कि जिस फ्लैग में इनिशियली 13 स्टार्स थे और 13 स्ट्राइप्स थी, वो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दी। अच्छा, अब ना तुम्हें एक चीज का फर्क पता होना चाहिए, और वो फर्क है यूएस रेवोल्यूशन, यूएस रेवोल्यूशनरी वॉर, इन दोनों के दरमियान तुम्हें फर्क पता होना चाहिए। रेवोल्यूशन तो उसी दिन ही शुरू हो गया था जिस दिन इन्होंने 1651 में नेविगेशन एक्ट लगाया। जिस दिन किसी बंदे ने दिल में सोचा होगा कि ये गलत कर रहे हैं, रेवोल्यूशन तो उसी दिन से शुरू हो गया और ये चला 17। इस रेवोल्यूशन में जो एक वॉर की फेज आया वो आया 6 से लेके 1781 तक। 5 में वॉर स्टार्ट की थी इसने, यूके ने, तो उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने 1776 में अपनी आर्मी बनाई और 1776 में इस आर्मी ने, यूएस की आर्मी ने यूके के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट, ठीक है। अब इस वॉर में बड़ी ये ऑर्गेनाइज इन्होंने वॉर लड़ी, और वैसे भी आपको पता है कि जंग जब आज़ादी की जंग हो तो उसके अंदर बंदे का जज्बा ही कुछ और होता है। 1778, ये बाकियों को भी पता होना चाहिए कि जो एक बेलेजिरेंट स्टेट होती है ना, ये जो अनार्किक स्टेट होती है, अगर वो अनार्किक स्टेट परमानेंसी की तरफ जा रही हो और कंट्रीज को लगे कि ये परमानेंट हो जाएगी, तो कंट्रीज बाज़ औक़ात उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखते हैं बच्चे कि मैंने तुम्हें ये बताया कि 17 मैंने तुम्हें ये बताया कि जो बेलेजिरेंट स्टेट होती है, अगर वो बेलेजिरेंट स्टेट परमानेंसी की तरफ जा रही हो, अगर वो बेलेजिरेंट स्टेट परमानेंसी की तरफ जा रही हो तो कंट्रीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब 1778 में यूएस को रिकॉग्नाइज कर लिया फ्रांस ने, और फ्रांस को यूके के साथ प्रॉब्लम्स भी थे, यूके के साथ, और बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स थे यूके के साथ, दुश्मन थे आपस में। तो फ्रांस ने इनके साथ डिफेंस डील कर ली यूएस के साथ और कहा कि हम तुम्हारी आज़ादी की जंग में तुम्हारी हेल्प करते हैं अगेंस्ट दिस यूके, ठीक है। तो जब तुम जंग जीत जाओ तो कभी हमें जरूरत पड़ी तो तुम हमारे अलाय हो गए, तुम हमारी हेल्प कर देना। तो फ्रांस की हेल्प आ गई। 1779 में यहाँ पे स्पेन और नेदरलैंड ने भी यूएस को रिकॉग्नाइज, ठीक है, और इन्होंने भी इसके साथ डिफेंस डील कर ली। जज्बा बड़ा ज्यादा था, आजादी की जंग थी, दे वर सो एडवांस्ड पीपल। फ्रांस ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, नेदरलैंड ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने इनकी हेल्प भी की। सो ड्यू टू देयर हेल्प इन 1781 यूएसए won the war against UK. ठीक है,
और यहाँ पे जो यूके का जो आर्मी चीफ था वो था कॉर्नवेलिस, और यहाँ पे जो इनका था वो जॉर्ज वाशिंगटन एट लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड, और जंग खत्म हुई थी एट यॉर्क टाउन। जंग शुरू हुई थी लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड में और खत्म हुई थी एट यॉर्क टाउन। यॉर्क टाउन, YORK, न्यूयॉर्क से यॉर्क टाउन। हम आपकी हेल्प करेंगे और आप हमारी हेल्प करना। नहीं, यूएसए कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है। यूके जनरल था कॉर्नवेलिस। कॉर्नवेलिस यार तुम लोगों को मजा आया? भी लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग होती है। हिस्ट्री तो बड़ी मजेदार है, बस कोई पढ़ाने वाला होना हो, है ना? बस कोई पढ़ाने वाला हो। कसम से मैं पा के फिर पढ़ाऊं तो मजा आ जाए। मसलन मैं तुम्हें पा के फिर एक चीज बताता हूँ। तुम लोग कनेक्ट कर, अगर तुम लोग टाइम मिले, इवन तुम्हें, बल्कि अगर तुम्हें टाइम मिले ना, तुम आज कनेक्ट करके देखना कि 1783 में इंडिया में एक एक्ट पास हुआ था, उसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसको तुम यूएस की इंडिपेंडेंस वॉर से कनेक्ट करके देखना, तुम्हें सारी समझ आ जाएगी हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की। क्या पूछ रहे हो बच्चे? मैं, हाँ बच्चे, मुझे पता है, बस ये तारीफ करने का मुझे थोड़ा सा शौक है अपना। अच्छा, कम बैक। अभी तो तुमने मेरी एंड पे आज बहुत ज्यादा तारीफें करनी है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान की हुई है। डोंट वरी, अभी तो एंड तो होने दो, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। फ्लैग में स्ट्रिप्स और स्टार वाली बात, यूएस की ना ये फ्लैग है ना, वहां पे स्टार्स हैं, तो स्टार्स हैं और ये यहाँ पे ऐसे स्ट्राइप हैं, ठीक है? तो ये जैसे ये स्टार्स हैं, ठीक है ना? तो इनिशियली ना स्टार्ट में ये जो स्टार्स थे ये भी 13 थे, और ये जो स्ट्राइप ये भी 13 थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूएस की 13 से 50 कॉलोनीज कैसे बनी, फिर 13 से 50 स्टेट्स कैसे बनी। तो स्टेट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपैंड होती रही। तो आज स्टार्स हैं 50, लेकिन जो स्ट्रिप है ये स्टिल 13 ही है। ईच जो ये स्ट्रिप है, ईच स्ट्रिप मीन ईच ओरिजिनल कॉलोनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज स्टार्ट में स्टेट सिर्फ 13 थी। अच्छा बच्चे, सो 1783 में एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में यूके ने भी एनी हाउ यूएस को रिकॉग्नाइज कर लिया और यूएस परमानेंटली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। मैं बताया है कि अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हो ना हिस्ट्री में मजा लेके पढ़ने का, तो मजा इस तरह आता है कि जब आप डॉट को कनेक्ट कर सको। तो इस पिट्स इंडिया का ना बड़ा रिलेशन है इसकी वॉर के साथ। मैंने इसलिए कहा है कि इसको देख लो। 1963 में ही हुए। मैं क्वेश्चन लिखो भी, ये तुम्हें बताता हूँ। ये 2018 का क्वेश्चन है, CSS 2018 का। लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटी ऑफ पेरिस of 1763 what is the difference between Treaty of Paris of 1763 and Treaty of Paris
of 1783 and their impact on US history. What is the difference between Treaty of Paris of 1763 and Treaty of Paris of 1783 and their impact on US history? बच्चों, मैंने तो अब तुम्हें ये डिटेल में बताया है कि 1763 में क्या हुआ। एक ही क्वेश्चन है यार, दो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आ गया? ये एक ही क्वेश्चन बताया कि व्हाट इज ये क्वेश्चन है सीएसएस 2018 का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑफ 1763 एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑफ 1783 एंड देयर इंपैक्ट ऑन यूएस हिस्ट्री। तो इसको इस तरह करना है यूएस के कंटेक्स्ट में कि 1763 में यहाँ पे कॉलोनिस्ट ने, जब ये यूके के कंट्रोल में थे, तो यूके की हेल्प लेके फ्रांस को फारिग करवाया और फ्रांस का डेंजर यहाँ पे खत्म हो गया। 1783 में यहाँ पे फ्रांस की हेल्प लेके यूके को फारिग करवाया एंड दे बिकेम ट्रूली इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे जाके जो उन्होंने सेमी इंडिपेंडेंस हासिल की एक की हेल्प के साथ दूसरे के लिए, तो यहाँ पे जाके वो परमानेंट इंडिपेंडेंस हेल्प की अगेंस्ट उसके साथ। तो क्वेश्चन कंप्लीट समझ आ गया ना? अब मैंने तुम्हें ये जितना पढ़ाया है आज का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आज वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूएस हिस्ट्री। मतलब हर साल तकरीबन हर दूसरे साल ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। और तुमने देखा होगा कि मैंने ये तुम्हें उसमें पढ़ाया है बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली कि 70, 16, 51, 1660 और यहाँ से लेके 1783 तक, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्रोनोलॉजी, ये तो पूरी क्लास में यही तो समझाया है बेटा कि इसको पहले इसकी हेल्प लेके इसको फारिग करवाया, फिर बाद में इसकी हेल्प लेके इसको फारिग करवाया। अच्छा, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वो देखना एक। कुछ स्क्रीन शेयर हुआ है? ये जो मैंने आज पढ़ाया है ना, ये उसकी बेहतरीन समरी है उसकी। ठीक है, कि मर्केंटालिज्म में ये सारे एक्ट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद 7 ईयर वॉर लिखी हुई है, क्राउन प्रोक्लेमेशन, डेक्लरेटरी एक्ट, टाउनशेंड मेयर, बॉस्टन मैसेकर, बॉस्टन टी पार्टी, इंटॉलरेबल एक्ट, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, बिगिनिंग ऑफ द वॉर, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, the beginning of the war on two sides, recognition of the US by France, by Spain, won the war, and recognition by the US by the